हेलो बच्चों, देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आज करने वाले हैं अपना पेपर सोल्व किसका, यूपीएससी जियो केमिस्ट्री जीएस का। और ये हमारा 2022 का पेपर है और इसको हम डिटेल में सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसको सोल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा जीएस का नॉलेज होना चाहिए कि उसमें क्या क्या जीएस आता है। बेसिकली जो यूपीएससी प्रीलिम्स होता है, जो आप आईएएस के लिए देते हैं और जो आपने इसमें भी देते हैं आप, जो यूपीएससी जियोलॉजिस्ट वाला पेपर होता है, इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। बस ये है कि जो यूपीएससी आईएएस के लिए जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें थोड़ा जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा क्या काफी टफ होता है, इसमें कंपैरेटिवली इजी होता है। और आपको पता है वही सिलेबस है, करंट अफेयर्स आते हैं, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है। हिस्ट्री थोड़ी कट कर दी है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल, जनरल साइंस। देखिए, जैसे जैसे आप इस पेपर से गो थ्रू होंगे और इसके बाद में जो हम आपको पेपर्स कराएंगे, आपको ये फील होगा एकदम से कि इसमें जो एनवायरमेंटल है उसका बहुत बड़ा वेटेज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद जैसे हमारे ये पेपर खत्म होंगे ना, इसके बाद हम तुरंत एकदम एनवायरमेंटल पे ही शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है, एज कंपेयर टू नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, द इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू इंक्रीज इन एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू। देखिए, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आपको पता ही है। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जो नेचर में आपको प्रेजेंट होता है। लेकिन जो नेचुरल भी है, जैसे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जो आपके पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो क्या होता है कि इसमें ना इम्बैलेंस हो गया है, जो नेचर में है वो इम्बैलेंस हो गया है, और जो नॉर्मल आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होना चाहिए उससे इनहेंस हो गया है। तो ये किस कारण हुआ है, अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि आपकी हो गई मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, सीएफसी, इस टाइप की जो गैसेस हैं, जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत बढ़ जाती है तो ये शूट अप करके कहाँ चली जाती हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको क्रॉस कर जाती हैं। और देखिए, जब ये क्रॉस कर जाती हैं तो फिर ये स्पेस में पहुंच जाती हैं। और आपको पता है वहां पे हमारी क्या है, एटमॉस्फेयर को जब आप क्रॉस करोगे तो आपको वहां पे क्या है, ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती हैं। इसीलिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू बन गया है आज का। तो चलिए इस पे आगे फर्दर डिस्कस ना करते हुए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जो ये इनहेंस हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब इतना इनहेंस हो गया कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई, ये किस कारण हो रहा है। पहले तो वोल्केनिक एक्टिविटी, आपको पता है वोल्केनो ऐसे ऐसे कहीं भी तो फटते नहीं है ना। ये भी एक नेचुरल फिनोमिना होता है। तो ये तो नहीं है। वार्म ओशियन करेंट्स, अब आपको पता है कि मैक्सिमम हमारे जो अर्थ का एरिया है वो तो ओशियंस ने ही कवर कर रखा है। और सन से क्या होता है, सन की रेज आती है और उसका पानी क्या होता है, गर्म होता है, और उसके पानी के ऊपर से जब हवा चल के आएंगी तो गर्म हो जाएंगी। तो ये भी एक तरीका का एक नेचुरल फिनोमिनन है। फिर है सन स्पॉट एक्टिविटी, जैसे सन है, सूरज की वजह से तो नहीं गर्म हो रहा है, तो सूरज भी बहुत, पता नहीं कब से, मतलब सूरज तो निकल ही रहा है। फिर आता है डी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एक नेचुरल एक्टिविटी नहीं है। ये कैसे है, जो फॉजिल फ्यूल्स है। फॉजिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो लाखों करोड़ों साल से जो जानवर या बहुत सारे जो जीवाश्म दब गए धरती के नीचे, ठीक है, फिर उनमें रिएक्शंस हुई और उससे क्या बन गया, एक फ्यूल बन गया, जिसको हम बोलते हैं फॉजिल फ्यूल, और उसी से हम बनाते हैं पेट्रोल, डीजल, ये सब। तो अब हम उसका यूज कर रहे हैं, तो उसका यूज करें फ्यूल्स की तरह। तो जब हम उनको बर्न करते हैं तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है, उसको बर्न करने से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस निकलती हैं। और गैसेस भी कैसे निकलती हैं, जिसमें से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो जब ग्रीन हाउस गैसेस निकलेगी, देखो कुछ तो नेचुरल में होती है, नेचर में होती है, कुछ हम निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई। और जब ज्यादा हो गई तो ये शूट अप कर गई। एक तो ये कारण हुआ, और दूसरा हो गया कि जो कार्बन एब्जॉर्बिंग फॉरेस्ट है उनको भी तुम काट रहे हो। कार्बन एब्जॉर्बिंग का मतलब जो CO2 एब्जॉर्बिंग फॉरेस्ट है, जब हम उनको काटते हैं तो उनकी वजह से भी अब जो CO2 एब्जॉर्ब करनी चाहिए वो तो एब्जॉर्ब हो नहीं रही है। जब कोई चीज अब्जॉर्ब नहीं हो रही, इसका मतलब वो एटमॉस्फेयर में ही है, एटमॉस्फेयर में है, इसका मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, और ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब वो भी शूट अप कर जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इज द
करेक्ट आंसर। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है द टर्म ओलिगोट्रोपिक, मेसोट्रोपिक एंड यूट्रोफिक आर एसोसिएटेड विद द इवोल्यूशन ऑफ। ये जो 3 टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है? लेक से, फॉरेस्ट से, बॉग से, स्क्रबलैंड से। देखिए ये एसोसिएटेड है लेक से। तो ओलिगोट्रोपिक जो लेक होती है, ओलिगोट्रोपिक लेक क्लियर होती है, मतलब काफी साफ सुथरी है, और साफ सुथरी है तो उसमें दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो इतने ज्यादा नहीं होते, तो इसका मतलब बहुत लेस प्रोडक्टिव होती है। जो जितना ज्यादा देखिए साफ होती है ना जगह, उतनी ही कम गंदगी वहां पे होती है, उतने ही कम पानी के अंदर आपके पेड़ पौधे मिलेंगे जो उसको गंदा करते हैं, और उतने ही कम उसमें फिर मच्छर मक्खी जो ये वहां पे गंदे पानी में उत्पन्न होते हैं वो नहीं होंगे। तो इसका जो प्रोडक्शन है लेस प्रोडक्टिव होती है बहुत। फिर रहते हैं यूट्रोफिक। यूट्रोफिक होती है जिसमें डार्कर पानी होता है, और डार्कर पानी होता है तो इसका मतलब बहुत हाईली प्रोडक्टिव है। कोई चीज डार्क है इसका मतलब बहुत गंदी है, इसका मतलब हाईली प्रोडक्टिव है। और मीजोट्रोफिक, जहां पे मीजो टर्म आती है ना, मीजो का मतलब होता है इंटरमीडिएट, तो ये इंटरमीडिएट लेवल की प्रोडक्टिविटी होती है इन लेक्स में। अब जो देखिए ये जो 3 आपके टर्म्स हैं ये भी तो पता होना चाहिए। जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप आंसर कैसे लगाएंगे? देखिए स्क्रबलैंड, स्क्रबलैंड देखिए स्क्रब से आपको क्या दिमाग में आता है? कुछ दरदरा टाइप का। तो स्क्रबलैंड वो होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते हैं, बहुत कम डेंसिटी होती है पेड़ की। क्या होते हैं? मोस्टली झाड़ी होती हैं, पेड़ होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। फिर बॉक्स, बॉक्स होता है जो दलदली एरिया होता है, उसको बोलते हैं बॉक्स। और फॉरेस्ट का आपको पता ही है, फॉरेस्ट तो जंगल हो गया जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं डिस्पर्सल ऑफ स्पीशीज बाय द एजेंट ऑफ विंड इज टर्म्ड। जैसे स्पीशीज होती हैं जब विंड उनको डिस्पर्स करती है, डिस्पर्सल का मतलब होता है बिखेर देती है, एक जगह से दूसरी जगह जब बिखेर देती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एनिमोक चोर। ठीक है, चोर का मतलब होता है कार्य और एनिम का मतलब होता है विंड। तो जो विंड कार्य करते हैं उसको एनिमोचोर बोलते हैं। इसमें सिर्फ विंड का ही पूछा है तो एनिमोचोर। फिर आता है थैलोसोचोर। थैलासो का मतलब होता है सी। ठीक है, जो वर्क रिलेटेड टू सी है, जो सी के थ्रू एक स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको बोलेंगे आप थैलिसोचोर। फिर है हाइड्रोचोर। हाइड्रोचोर में हाइड्रो का मतलब होता है पानी, पानी के थ्रू जब स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होगी उसको बोलेंगे हम हाइड्रोचोर। फिर नंबर डी पे है एनिमो हाइड्रोचोर। तो एनिमो हाइड्रोचोर का एनिम यानी कि हवा से भी, हाइड्रो मतलब पानी, जो हवा और पानी दोनों की वजह से जो आपकी स्पीशीज है एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको बोलते हैं एनिमो हाइड्रोचोर। तो सिर्फ हमें यहाँ पे विंड का पूछा है, इसलिए जो इसका आंसर है वो है एनिमोचोर। चलिए अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है द टर्म बायोटोप रेफर्स टू। देखिए बायोटोप क्या होता है? एक ऐसा रीजन होता है हैबिटेट का, हैबिटेट मतलब जो उसमें रहता है, एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर इकोलॉजिकल कम्युनिटी, जिसमें एक पर्टिकुलर इकोलॉजिकल कम्युनिटी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बायोलॉजिकल असेंबलीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। एक जियोग्राफिकल एरिया है मतलब उसकी कुछ सर्टेन कंडीशन है, और उन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बायोलॉजिकल असेंबलीज होता है। मतलब जो उस जियोग्राफिक एरिया में क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? बायोटोप। ठीक है, मतलब जो उसका सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बायोलॉजिकल असेंबलेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? बायोटोप। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है अर्थवॉर्म इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो अर्थवॉर्म है वो किसका एग्जाम्पल है? वो है सेप्रोफेग का। वो किसका एग्जाम्पल है? सेप्रोफेग का। तो जो सेप्रोफेग होते हैं ये कौन से होते हैं? पासिंग डेड प्लांट। ये जो डेड प्लांट है उनको खाते हैं। दैट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स बाय कंज्यूमिंग डिकम्पोजिंग डेड प्लांट। जो डेड प्लांट डिकम्पोज हो जाते हैं उनको ये खाते हैं। बी पे आता है तो
अर्थवॉर्म तो वही होते हैं, देखिए जब किसान की फसल होती है उसके जो वो काट देता है उस सारी फसल को, तो उसके बाद जो उसके रूट्स रह जाते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनको अर्थवॉर्म खा लेता है। तो किसान का इसीलिए फ्रेंड बोला जाता है, किसको? अर्थवॉर्म को। अब नेक्स्ट चलिए, अगला है कोप्रोफेग। कोप्रोफेग वो ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या खाता है? फीकस और फीकल मैटर। ठीक है, जो फीकस और फीकल मैटर खाता है उसको क्या बोलते हैं? कोप्रोफेग। फिर आता है नेक्रोफेग। नेक्रोफेग वो होता है जो अपने न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्राप्त करता है? ये जो डिकम्पोजिंग डेड एनिमल्स हैं, जो डेड एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, उनको खाता है, इसको बोलते हैं नेक्रोफेग। और जियोफेग वो होता है जो अर्थी सब्सटेंस खाता है, जैसे क्ले हो गया या फिर चौक हो गया, जो मिट्टी या वैसे खाता है। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब एक तरीके से धरती से रिलेटेड होता है, और जो धरती का मतलब आप एक तरीके से कनेक्ट कर लीजिए कि धरती का मतलब हो गया आपका क्या? मिट्टी। तो जो मिट्टी खाता हो गया जियोफेग। देखो, सेप्रोफेग हो गया जो आपके डेड प्लांट्स खाता है। कोप्रोफेग वो हो गया जो फीकल मैटर खाता है। नेक्रोफेग वो हो गया जो डेड एनिमल्स खाता है। और जियोफेग वो हो गया जो मिट्टी खाता है। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखो यहां तक आप देखिए तो पहले 5 क्वेश्चन तो आपकी बिल्कुल एकदम प्योरली एनवायरमेंट से आए हुए हैं, एनवायरमेंटल से। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A juvenile ecosystem is characterized by energy uses which is primarily directed towards। juvenile का मतलब होता है जो नया नया इकोसिस्टम बनता है, वो कैरेक्टराइज होता है जिसमें जो एनर्जी हम जुवेनाइल इकोसिस्टम बन गया, जो उसमें एनर्जी है उसका किस चीज में मेनली यूज करते हैं, प्रिमली किस चीज में यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब हम नए नए कहाँ जाते हैं तो क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि ग्रोथ हो, ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो। तो पहले क्या होता है? शुरू शुरू में जाते हैं, फिर वहां पे क्या होता है? धीरे 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 क्या है? ऑर्गेनिजम्स बढ़ते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर इसका देखिए, इसका जो ऑप्शन बी है उसका मीनिंग है मेंटेनेंस ऑफ बायोसिनोस। देखिए जो बायोसिनोस होता है, बायोसिनोस एक ऐसी टर्म होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और जो म्यूचुअली एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए नहीं, तो जब डेवलप ही नहीं हुए तो डिपेंड कैसे करेंगे? पहले तो डेवलप करेंगे ना। फिर है कंजर्वेशन ऑफ बायोसिनोस, तो जब डेवलप ही नहीं हुए तो कंजर्व कहाँ से करोगे? फिर है रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स की ग्रोथ है उसको रिड्यूस करने के लिए पहले तो प्लांट की ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो जुवेनाइल का तो मीनिंग होता है कि बहुत जो नया नया है, तो नए नए में तो ग्रोथ होता है, आपके ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपका सराउंडिंग है वो बढ़ता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। Which one of the following results due to the edge effect between cold and warm ocean waters? which one of the following results, जब एज इफेक्ट होता है मतलब जब कोल्ड और वार्म ओशन वाटर्स आपस में टकराते हैं तो क्या बनता है उन, तो उसके क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ डेंस फोटो प्लैंक्टन्स रिच इन डायटम्स। फिर डिक्रीज इन फिश पॉपुलेशन इन द एरिया, डिक्रीज इन मसल पॉपुलेशन इन द एरिया, डिक्रीज इन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये हमने पढ़ लिया था। एज इफेक्ट के कारण क्या होता है? देखिए पहला है डेवलपमेंट ऑफ डेंस फोटो प्लैंक्टन्स रिच इन डायटम्स। ठीक है, जो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डायटम्स क्या होता है यही पता होना चाहिए, फोटो प्लैंक्टन्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। जब इतनी भारी भारी टर्म आ जाएगी वैसे ही समझ नहीं आएगा, तो इसको मैं बाद में समझाऊंगी, पहले मैं आपको नीचे के 3 ऑप्शन बता देती हूँ। डिक्रीज इन फिश पॉपुलेशन इन द एरिया, तो ऐसा नहीं होता, फिश पॉपुलेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता एज इफेक्ट से। डिक्रीज इन मसल पॉपुलेशन इन द एरिया, मसल पॉपुलेशन की पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए जो मसल होते हैं, मसल क्या होता है? एक टाइप का स्मॉल सी एनिमल होता है ना, जिसको शेल फिश भी बोलते हैं। जैसे शेल्स होते हैं ना, शेल्स में क्या होता है? एक एनिमल होता है उसके अंदर जिसको हम क्या खाते हैं, क्या करते हैं? खाते हैं। सी एनिमल होता है छोटा सा, तो उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती है तो नहीं।
फिर आता है डिक्रीज इन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द एरिया, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है जब कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स आपस में मिलती हैं, तो एक डेवलपमेंट हो जाता है। तो देखिए, जब कोल्ड और वार्म आपस में मिलेगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कोल्ड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और वार्म की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और मोस्टली तो सारा जो ओशन है वो वार्म ही होता है, जब उससे कोल्ड मिलेगा तो ओवरऑल डेंसिटी बढ़ जाएगी। फिर है डेवलपमेंट ऑफ डेंस फोटोप्लैंक्टन्स। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए फोटोप्लैंक्टन्स क्या होता है। तो देखिए, फोटोप्लैंक्टन्स क्या होता है, सॉरी फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है, देखिए आपको पता है जो सी है उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, और मेनली फोटोसिंथेसिस किसके कारण होता है, जो उसमें माइक्रो एल्गी होता है, और किसके साथ होता है, माइक्रो एल्गी के साथ होता है, माइक्रो एल्गी के कारण होता है, और सियानोबैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो एक साथ जो इनकी टर्म होती है उनको बोलते हैं फाइटो, उनको बोलते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स। तो जो माइक्रो एल्गी प्लस सियानोबैक्टीरिया को अगर आप कलेक्ट कर दो तो इनको हम बोलते हैं फाइटो बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है जी। और डायटम्स, देखिए डायटम्स को आप केमिस्ट्री से कनेक्ट नहीं करेंगे। डायटम्स का मीनिंग होता है फोटोसिंथेसिस एल्गी। तो जो फोटोसिंथेसिस एल्गी होती है, फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी होती है, उनको हम बोलते हैं डायटम्स। तो फाइटो प्लैंक्टन्स क्या होता है, फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी होती है, तो उसी का नाम क्या है, इनको बोलते हैं डायटम्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जो माइक्रो एल्गी और सियानोबैक्टीरिया है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, सी में फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इन दोनों को मिला के जो हम बोल देते हैं वो बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेवंथ का आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिसका मतलब है कि जो आपके माइक्रो एल्गी और सियानोबैक्टीरिया है वो और ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, किससे, जब आपका एज इफेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सोइल्स विच रिफ्लेक्ट द कंपोजिशन ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स आर ऑलवेज। तो ऐसे सोइल जिसमें अंडरलाइंग रॉक्स होते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े जैसे भी। क्योंकि जो सेडिमेंट्स होता है, आपको पता है जो हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, या पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो उनसे नई नई सॉइल जनरेट होती है। तो ऐसी सॉइल जो होती है हमेशा क्या होती है, यंग होती है। तो एट्थ का जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। अब चलते हैं नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर 9 में। ईगल, फर्न, हॉर्सटेल, आगे है ईगल, फर्न, हॉर्सटेल, क्रिसेंथनम, ग्रो वेल इन। तो जो ये तीन तरह के, देखिए जो ये क्या है, ये तीन तरह के पौधे हैं, ईगल, फर्न, हॉर्सटेल एंड क्रिसेंथनम। ये किस में अच्छे तरह से ग्रो होते हैं, तो ये एसिडिक सॉइल में अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। अब चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है द टर्म लोटिक फेसिस इज यूज टू डिनोट वाटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, सेक पॉन्ड्स, डीप ओशन फ्लोर्स। तो जो लोटिक फेसिस है ये किसको डिनोट करता है, ये रिवर्स एंड स्ट्रीम्स को डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो आपको ये जो दो दे रखे हैं, एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रिडियम, ये दोनों क्या है, ये आपके बैक्टीरिया हैं, ये दोनों आपके बैक्टीरिया हैं। इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, गैसियस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 12th पे चलते हैं। व्हेन टू स्पीशीज कैन वेरी वेल इग्नोर ईच अदर टोटली, each remaining perfectly neutral and causing no advantage or inconvenience to its neighbor, the relationship is termed as। तो इस टाइप की रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं। तो चलिए इसमें मैं आपको एक एक का मीनिंग बताती हूँ। पहला है
अमेंसिलिज्म, देखिए जो अमेंसिलिज्म होता है, इसमें क्या होता है कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को हार्म पहुंचाती है, ठीक है। एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को हार्म पहुंचाती है लेकिन खुद हार्मलेस रहती है, खुद क्या रहती है, हार्मलेस रहती है। ये पहली स्पीशीज दूसरी स्पीशीज, जो पहली स्पीशीज है जो दूसरी स्पीशीज है पहले वाले को हार्म पहुंचाएगी और खुद हार्मलेस रहती है, उसको बोलते हैं अमेंसिलिज्म। इसका एग्जाम्पल है जैसे गाय, क्या जैसे गाय घास खाती है, तो एक जो घास है वो भी एक स्पीशीज है, गाय ने घास खा लिया लेकिन घास ने उसको क्या किया, कुछ हार्म नहीं पहुंचाया, खुद जो गाय पे है कोई उसका कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं अमेंसिलिज्म। और इसमें पूछ रहा है कि दोनों का क्या होता है, दोनों पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जिसमें एक दूसरे को टोटली इग्नोर कर सकते हैं और रिमेनिंग परफेक्टली न्यूट्रल, और कोई एडवांटेज और कोई इनकन्वीनियंस एक दूसरे का नहीं होता है। मतलब दो नेबर हैं, है ना, दो नेबर हैं और वो एक दूसरे को पूरा इग्नोर करते हैं और ना एक दूसरे से फायदा हो रहा है ना एक दूसरे से नुकसान हो रहा है। तो ऐसे नेबर को, ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं। अब देखिए तो ये तो दो चीजें हैं, इस अमेनिज्म में एक को तो हार्म हो रहा है ना, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है। अगला ऑप्शन है मेरा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि जो दोनों स्पीशीज होती है, फर्स्ट और सेकेंड, एक दूसरे पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे और एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाती, एक दूसरे का क्या करती है, सहयोग करती है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। जैसे क्या, जैसे आपकी बी है, मधुमक्खी है, वो फूल से क्या लेती है, अपना नेक्टर ले लेती है, तो फूल भी खिल जाता है और बी को अपना खाना भी मिल जाता है, मतलब किसी को किसी से कोई नुकसान नहीं होता। अब अगली टर्म है म्यूचुअलिज्म। देखिए म्यूचुअलिज्म में भी क्या होता है कि जो एक स्पीशीज होती है वो दूसरी स्पीशीज पे ऐसे डिपेंडेंट होती है लेकिन एक दूसरे को कोई हार्म नहीं पहुंचाती है। तो अब आपके दिमाग में आएगा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, कि फिर सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म में क्या फर्क हुआ। देखिए जो सिम्बायोसिस होता है इसमें क्या होता है, इसमें एसोसिएशन होता है, वो डिफरेंट स्पीशीज में होता है। इसमें क्या होता है, जो एसोसिएशन वो डिफरेंट स्पीशीज में होता है, डिफरेंट स्पीशीज में होता है। जबकि जो म्यूचुअलिज्म है ये डिफरेंट स्पीशीज में भी हो सकता है, डिफरेंट में भी हो सकता है, प्लस सेम स्पीशीज में भी हो सकता है ना। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। अब हमारा लास्ट रहता है कमेंसिलिज्म। सो कमेंसिलिज्म क्या होता है, जिसमें एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है और दूसरी वाली स्पीशीज को ना तो हार्म होता है ना ही हेल्पफुल होता है। एक को तो बेनिफिट हो जाता है, दूसरी को ना तो हार्म होता है ना हेल्पफुल होता है। जैसे क्या होता है, जैसे टाइगर ने कोई शिकार किया तो टाइगर को तो बेनिफिट हो गया, है ना, तो फिर क्या होगा कि वो थोड़ा बाद में छोड़ देता है एक बार खा के, तो उसके बाद जो गीदड़ वगैरह है वो बचा हुआ मीट खाते हैं। तो एक स्पीशीज को तो फायदा हो गया, है ना, किसको फायदा हो गया, आपका टाइगर को, तो टाइगर को फायदा हो गया और आपका जैकाल को फायदा हो गया। तो क्या हुआ इसमें, जो आपकी पहली स्पीशीज है जो टाइगर है, जब वो छोड़ के चला गया तो फिर उसका ना फायदा रहा ना नुकसान रहा। तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, कमेंसिलिज्म। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका कोई भी आंसर नहीं है। तो ए बी सी डी में से इसमें से कोई भी आंसर इसका नहीं है। तो कमेंसिलिज्म में क्या हो रहा है, एक का बेनिफिट हो रहा है, दूसरे का बेनिफिट ना बेनिफिट हो रहा है ना हार्म हो रहा है ना। इसमें मैंने आपको टाइगर वाला एग्जाम्पल बताया, जैसे टाइगर है वो तो खा के चला गया, है ना, अब जब चला गया ना उसको फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, जबकि जो बाद में आया उसको तो फायदा ही हो गया। अब है एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म क्या होता है, जिसमें एक को तो हार्म होता है दूसरे को हार्म नहीं होता है। जैसे गाय क्या करती है, घास खाती है। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस में दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, जो जिसमें मैंने आपको मधुमक्खी का एग्जाम्पल बताया। और म्यूचुअलिज्म में भी क्या होता है, एक दूसरे के पे डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो सिम्बायोसिस में डिफरेंट स्पीशीज होती है, जैसे फूल हो गया, मधुमक्खी हो गई, दोनों डिफरेंट स्पीशीज हो गई। लेकिन म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, एक सेम स्पीशीज भी हो जाती है और डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकती हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कॉन्ट्रीब्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज टू द बायोस्फीयर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा स्पीसीज कौन सी होती है? इंसेक्ट्स होते हैं सबसे ज्यादा। किसी को लगता है रेप्टाइल्स, मैमल, बर्ड्स, नहीं, इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा होते हैं। छोटे छोटे होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। फिर है द क्वेश्चन नंबर 14, द अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशंस आर लार्जली अब्सॉर्ब बाय। तो लार्जली कौन अब्सॉर्ब करता है इसको? कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना। ये तो क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका ग्रीन हाउस गैस है। फिर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। जहां कार्बन डाइऑक्साइड आ गया वो तो नहीं है। फिर है ऑक्सीजन, ओजोन। यस, ओजोन और ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन। नाइट्रोजन और ओजोन नहीं करते। नाइट्रोजन भी नहीं करता। देखिए, नाइट्रोजन नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता। जहां जहां ये है उनको कैंसिल कर दो। तो इनसे बच के सिर्फ एक ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे हैं जो इनको अब्सॉर्ब करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन है, अभी मैंने पीछे बताया जो जुवेनाइल इकोसिस्टम, तो द जूनोसिस मतलब जिसमें आप जानवरों की बात करेंगे, आर ऑफन मोनोफेगस, पॉलीफेगस, ओलिगोफेगस या फिर कार्निवरस होते हैं। किस टाइप के होते हैं? देखिए, फेगस का मतलब होता है खाना, मोनो का मतलब जो एक तरह का ही खाना खाते हैं वो होते हैं, पॉलीफेगस मतलब बहुत सारे तरीकों का खाना खाते हैं वो होते हैं, ओलिगोफेगस मतलब जो कुछ मतलब खाते बहुत कुछ लिमिटेड चीजें खाते हैं वो गए आपके ओलिगोफेगस। और कार्निवरस तो आपको पता है जो मीट मच्छी खाते हैं। तो देखिए, जब नया नया जुवेनाइल इकोसिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है? मोनोफेगस होते हैं, उसमें एक तरीके का ही ऑलमोस्ट खाना खाते हैं। क्योंकि देखिए, जब जब जुवेनाइल इकोसिस्टम होता है सबसे पहले फंगी आता है, तो एक तरीके का ही क्या होता है? वो खाना खाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए हो गया। और आपको पता है फंगी और एलगी क्या करते हैं? एनवायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीट ब्लॉग। तो देखिए, पीट बॉग क्या होता है? पीट बॉग होता है आपका एक वेट स्पॉन्जी ग्राउंड होता है, और जिसमें क्या होता है? ऑफ डिकम्पोजिंग वेजिटेशन होता है जिसमें, मतलब जिसमें आपकी जो पेड़ पौधे हैं, जो वेजिटेशन जो आपने लगाई है वो गलने लगे, डिकम्पोजिंग वेजिटेशन हो। ऐसा स्पॉन्जी ग्राउंड होता है। मतलब कैसा ग्राउंड आप माने? जैसे दलदल टाइप का होता है। तो इसमें है, इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो पीट बॉग में नहीं होता है? तो प्रेजेंस ऑफ स्टेगनेंट वाटर तो होना ही चाहिए। जब वाटर भरा रहेगा, एक रुका हुआ वाटर भरा रहेगा, तभी तो आपका जो वेजिटेशन है वो गलने लगेगी, है ना। तो पहला वाला तो है। फिर ऑप्शन नंबर सी है प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर भी होना चाहिए कि देखिए, अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो पानी तो उड़ जाएगा ना, तो फिर पीट बॉग रहेगा ही नहीं। फिर प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पीएच इन्वायरमेंट। अगर एसिडिक पीएच इन्वायरमेंट रहेगा तो क्या करेगा? एसिडिक पीएच इन्वायरमेंट होगा। हाँ, मैं कह रही हूँ प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो पानी उड़ जाएगा। फिर प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पीएच इन्वायरमेंट। अगर एसिडिक है तो वो आपका जो वेजिटेशन है उसको और गलने में हेल्प करेगा। तो ये सब चीजें तो ऑप्शन नंबर ए सी डी तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ परमिएबल सॉइल उसको हेल्प नहीं करता है। देखिए, परमिएबल सॉइल क्या होता है? जिसमें आप वाटर और हवा थोड़ा सा उसमें क्या हो जाए? अब्जॉर्ब हो जाए। जैसे कि आपका रेतीली जो मिट्टी होती है ना, वो वैसी ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये इसेंशियल फैक्टर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मार्शेस। देखिए, मार्शेस क्या होता है? ऐसा एरिया होता है जो नॉर्मली लेक के पास होता है, रिवर के पास होता है, सी के पास ऐसा ग्राउंड होता है जो ऑलमोस्ट हमेशा क्या होता है? गीला रहता है। तो इसमें पूछा है कि मार्शेस के रिगार्ड इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है दीज ट्रांसफॉर्म मिनरल मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर। जो मिनरल मैटर है उसको ऑर्गेनिक मैटर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। फिर ऑप्शन नंबर बी है दिस फंक्शन एज
फिजियोकेमिकल सिंक्स। फिर है दीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड, ये तो बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन नंबर डी है दीज आर लीस्ट प्रोडक्टिव नेचुरल इन्वायरमेंट, तो इसका मतलब इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, दीज आर लीस्ट प्रोडक्टिव। तो ये सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव होते हैं, तो नहीं, देखिए ये तो और ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए इनको, तो क्यों, क्योंकि पानी की अधिकता बहुत होती है वहां पे। देखा नहीं कि नदियां, लेक के जो अगल बगल किनारे होते हैं, जो वहां पे जो मार्शेज होते हैं, मार्शेज वो जो उनके आसपास की जो जमीन होती है वो होती है, वो बहुत ही उनमें पानी होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पेड़ पौधे बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े उग जाते हैं खुद से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी मार्शेस के लिए सही नहीं है। तो ब्यूटी भी बढ़ाते हैं और फिजियोकेमिकल सिंक्स भी की तरह भी यूज होते हैं ये। फिर है मिनरल मैटर को किसमें यूज, सॉरी, मिनरल मैटर को किसमें कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में। अब जो मिनरल्स हैं वो अब्जॉर्ब होके क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बन जाते हैं, पेड़ पौधों में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड रिफ्लेक्ट इट पार्टली टुवर्ड्स द अर्थ एज, कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे अर्थ की तरफ। देखिए जैसे सोलर रेडिएशन है, ठीक है, सूरज से धरती पे आ रहा है, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इनको ट्रैप कर लेते हैं और फिर इनको रिफ्लेक्ट करते हैं पार्टली अर्थ पे। कैसे होता है, जैसे ऐसे होते हैं ना, ये बहुत सारे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाते हैं। फिर ये जैसे यहाँ पे सोलर रेडिएशन आई, ये इन्होंने एब्जॉर्व किया, फिर ये धरती पे ऐसे पहुंचाते हैं। तो ये कैसे पहुंचाते हैं, माइक्रोवेव्स नहीं, क्योंकि जो माइक्रोवेव होता है ना वो तो बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए होता है। फिर है अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस क्या होती है, बहुत बड़ी डिस्टेंस के लिए होता है। शॉर्ट वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव भी नहीं, ये थर्मल इंफ्रारेड रेज की तरह होता है, पहले एब्जॉर्व करेगा और फिर थर्मल इंफ्रारेड रेज की तरह क्या करते हैं, अर्थ पे इनको भेजते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर, the most significant variable gases in the atmosphere are oxygen and carbon dioxide, carbon dioxide and nitrogen, water vapor and carbon dioxide and water vapor and oxygen। तो इसका आंसर है सी, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेरिएबल गैसेस देखिए वो होती हैं जो बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। आपको पता है N2 तो आपकी 70% के करीब होती है, ऑक्सीजन आपकी 16% के करीब होती है, तो जो वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत कम प्रेजेंट होती है किसमें, एनवायरमेंट में। चलिए अगले पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट विद ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस के कंटेस्ट में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। सबसे पहले है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर पुअर एब्जॉर्बर्स ऑफ शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। तो ये बिल्कुल सही है, जो नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है बहुत पुअर एब्जॉर्ब करते हैं किसको, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को। जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है उनको बहुत ही पुअरली एब्जॉर्ब करते हैं। जो ऊपर बताया था ना आपको, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन कैसे धरती पे आती है, तो जो हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं ये उनको ज्यादा एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाती हैं। फिर आप आगे आते हैं, क्लाउड्स आर पुअर एब्जॉर्बर्स ऑफ अर्थ रेडिएशन। फिर है कि जो क्लाउड्स हैं, जो हमारे बादल हैं, वो बहुत ही पुअरली एब्जॉर्ब करते हैं अर्थ की रेडिएशन को, अर्थ की रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जबकि ये गलत है, जो क्लाउड्स हैं वो अच्छे खासे एब्जॉर्ब करते हैं जो अर्थ की जो अर्थ से ऊपर रेडिएशन जारी होती है तो क्लाउड्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं। फिर ऑप्शन नंबर सी है द मोस्ट अर्थ रेडिएशन दैट एक्सेप्ट टू स्पेस इज इन अ नैरो बैंड फ्रॉम 8 to 13 माइक्रोमीटर्स। तो जो अर्थ का रेडिएशन है जो एक्सकेप कर जाता है स्पेस में, वो कौन से इज अ नैरो बैंड, एक नैरो बैंड होता है 8 से 13 माइक्रोमीटर तक। तो ये बिल्कुल सही है। फिर है
मोर तो इन रेडिएशन का जो नैरो बैंड होता है 8 to 13 माइक्रोमीटर। 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? 10 to the power minus 6, नहीं सॉरी, 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 to the power minus 6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 मीटर। अब ऑप्शन नंबर डी है मोर देन 70% ऑफ एटमॉस्फेरिक रेडिएंट एनर्जी इज डायरेक्टेड बैक टू द सरफेस। तो ये बिल्कुल सही। देखिए, पहले तो गर्म होके ऊपर जाएगी, फिर क्या होगा, धीरे 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 ठंडी होगी, फिर वापस आएगी। तो 70% से भी ज्यादा क्या होती है, वापस आ जाती है। कुछ ही ऐसी है जो आपका स्पेस में क्या होती है, भाग जाती हैं। ठीक है जी। तो चलिए, आज हमने 20 क्वेश्चंस किए, आगे जितने बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।